भोजपुरी रीजन के स्टार कैंपेनर और प्रसिद्ध नेता और जो फिल्मों के निर्माता हैं वो 3 कलाकार माने जाते हैं, मेनली दिनेश लाल यादव और मनोज तिवारी, रवि किशन। अब इन तीनों नेताओं को किस तरह से पॉलिटिकल पार्टियां यूज करती हैं आपको इस वीडियो के अंदर पता चलने वाला है। इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि भोजपुरी रीजन को सुनने से पहले आपके दिमाग में क्या आता है। अगर आप इस इलाके में रहते हैं तो आपको अपने इलाके में रहने का प्राउड फील भी होता है, आप कितने भी हों लेकिन अपने आप को नीचा नहीं दिखा सकते। लेकिन अब आप इन इलाकों से बाहर रहते हैं, भोजपुरी इलाकों से दूसरी जगहों पर रहते हैं, तो आपके दिमाग में सबसे पहला एक पॉइंट अटैक करता है, वो ये होता है कि भोजपुरी रीजन मेनली गंवार और अनपढ़ लोगों को माना जाता है। आप ऐसी वीडियो कई सारी इंटरनेट पर देख सकते हैं जिसमें बिहार के मजदूरों को हैरेस किया जाता है बिहारी बोल करके। वो चाहे ईस्टर्न यूपी, पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के लोग रहने वाले हों, चाहे मध्य प्रदेश के अपर पार्ट के लोग रहने वाले हों, चाहे झारखंड के लोग हों, कुछ बंगाली, उनको मेनली बिहारी का टैग दिया जाता है उनको बेइज्जत करने के लिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा भी नहीं है, कुछ सारे इतने बड़े डेवलपमेंट भी हुए हैं, इन लोगों का काफ़ी बड़ा योगदान है देश की इकोनॉमी में। लेकिन आप इस फैक्ट से दूर नहीं भाग सकते कि इस रीजन को मेनली आप म्यूजिक इंडस्ट्री को देख लीजिए, इनको यही एक टैग दिया जाता है, अनपढ़ कुमार। लेकिन यहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं, जो नेता हैं, वो ये इसके स्टार कैंपेनर हैं बीजेपी के, इनको मानिए ये 3 मेनली माने जाते हैं। अब इन तीनों का क्या रोल है इन पॉलिटिकल शिप को दूसरे इस वोट बैंक को रिप्रेजेंट करने के लिए। दिल्ली की गद्दी पे जो कोई भी पार्टी रूल करती है उसकी कोशिश रहती है कि इसी इलाकों से चुनाव लड़ा जाए। वो चाहे नरेंद्र मोदी की बीजेपी गवर्नमेंट हो, नरेंद्र मोदी ने वाराणसी को ही अपनी कंस्टिट्यूंसी चुनाव लड़ने के लिए चला, बल्कि वो गुजरात के रहने वाले हैं, वो चाहते तो गुजरात से भी चुनाव लड़ सकते थे, जीत सकते थे, लेकिन उन्होंने भोजपुरी रीजन को ही चुना। इसकी वजह यहाँ की पॉपुलेशन और यहाँ की सामंत व्यवस्था है। सामंत व्यवस्था और पॉपुलेशन की वजह से इसके जो लोग हैं वो मेनली अनएजुकेटेड हैं। यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन है, उनके पास में रिसोर्सेज नहीं है, कम पढ़े लिखे लोग हैं। ये अधिकतर है, पढ़े लिखे बहुत हैं लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है, ये आपको मानना पड़ेगा। कम पढ़े लिखे होने के बाद में उनको बहकाया जाता है, बहकाया जा सकता है, धर्म के नाम पर लड़ाया जा सकता है। और जो सामंतवादी अपर कास्ट हैं, उन्होंने यहाँ पे जो सामंतवादी का जो स्ट्रक्चर है, सामंतवादी व्यवस्था का, वो आज तक कायम बनाए रखा है। हम इस वीडियो के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे कि भोजपुरी रीजन को अनपढ़ और गंवार क्यों समझा जाता है। क्या आज भी यहाँ पे फ्यूडल सोसाइटी, सामंतवाद की जो व्यवस्था थी वो आज भी एग्जिस्ट करती है? यहाँ के लोगों की समस्या क्या है जिसकी वजह से इनको दूसरे राज्यों में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, और हर एवरी स्टेट में दूसरे राज्य में इनको परेशान किया जाता है बिहारी वाले टैक्स से। इससे भी आप दूर नहीं भाग सकते। इसके पीछे कारण क्या है? यहाँ पर जो सामंतवाद व्यवस्था है उसकी वजह से इंडस्ट्री नहीं लग पा रही है। इसके पीछे क्या कारण है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ा मुख्य पॉइंट हमारा इस वीडियो के अंदर यही रहेगा कि अपर कास्ट के पास में रिसोर्सेज ज़्यादा हैं और लोअर कास्ट के पास में रिसोर्सेज कम क्यों हैं। इसकी ऐसी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था किसकी वजह से बन गई, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। तो चलिए तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। इन 3 लीडर को देखना होगा। ये 3 लीडर ही उस पॉलिटिकल इस एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इनके पास में सत्ता है, पावर है, आर्म्स पावर भी है, और इनकी एक तरह से लोकप्रिय हुई है इन इलाकों में। वो चाहे किसी भी जाति के हों, ये एक जाति से बिलोंग करते हैं और एक डिफरेंट ओबीसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, दिनेश लाल यादव, मनोज तिवारी, रवि किशन। अब इनके पीछे इन्होंने अपने पॉलिटिकल गेन के लिए, अपने फायदे के लिए पार्टियाँ चेंज की। 2009 में मनोज तिवारी समाजवादी के टिकट से गोरखपुर से चुनाव लड़ चुके हैं, वो हार गई। लेकिन 2014 में वो अपनी पार्टी चेंज करके बीजेपी की नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर 35% पूर्वांचल और भोजपुरी रीजन के लोग हैं, इसकी वजह से चुनाव जीत जाते हैं। अब आते हैं रवि किशन। रवि किशन 2014 में जौनपुर से कांग्रेस की सीट से चुनाव लड़ते हैं लेकिन हार जाते हैं। 2017 में पार्टी चेंज करते हैं, 2019 में फिर दोबारा से चुनाव लड़ते हैं, गोरखपुर से जीत जाते हैं। अब हम दिनेश लाल यादव की बात करें तो वो 2017 में तो समाजवादी पार्टी द्वारा सम्मानित किए जाते हैं, उनके अच्छे कॉन्टैक्ट थी अखिलेश यादव के साथ में। लेकिन वो 2019 में अपनी पार्टी चेंज कर देते हैं और बीजेपी में आ जाते हैं, आजमगढ़ के अंदर हार जाते हैं। लेकिन बाई इलेक्शंस होते हैं, उसमें वो जीत जाते हैं। आज ये मतलब तीनों सांसद हैं, तीनों के पास में पावर। तो इस रीजन के अंदर क्या है ऐसा, जो म्यूजिक इंडस्ट्री के एक आम नेता, जैसे कोई फिल्मों का हीरो होता है, वो लोगों के अंदर हीरो क्यों बन जाता है? तो इसको समझने के लिए हमको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में चलना होगा। जब ये फिल्में हमारे थिएटर में नहीं चलती थी, हमारे पास में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम कैमरे से वीडियो शूट करके लोगों के बीच में दिखा सकें, इतने रिसोर्सेज नहीं थे। मेनली मान लिया 18वीं सेंचुरी से पहले
तो लोगों के एंटरटेनमेंट कैसे किया जाता होगा, ये तो आपने कब सोचा होगा। आप सोच के देखिए कि लोग अपने आप में मनोरंजित कैसे करते होंगे। मेनली म्यूजिक इंडस्ट्री एक कंपोजिशन में मिलकर के सारे लोग गाते थे, ये भी मान सकते हैं। पहले इंग्लैंड के अंदर ये कल्चर शुरू हुआ, जो भी कॉमिक प्ले, ड्रामिक प्ले, ट्रेजेडी, ये मतलब थिएटर के आर्टिस्ट, इनको एक तरह से आप लिटरेचर को पढ़ेंगे तो इसके अंदर ये टर्म आते हैं। तो ये इंग्लैंड के अंदर कल्चर शुरू हुआ कि ऑफलाइन परफॉर्मेंस करते थे सारे एक्टर मिलकर। एक मतलब कोई भी ड्रामा बनाना है, अब ड्रामा एक ट्रेजेडी भी हो सकता है, कॉमिक प्ले भी हो सकता है, यानी ट्रेजेडी कोई भी हमने एक स्टोरी लिखी और उसका जो अंत होगा वो एक दुख भरे मैसेज के साथ में होता है। तो ऐसे ही ऑफलाइन जब ये परफॉर्मेंस होते थे तो ये सारे कैरेक्टर आकर के स्टेज पे ऑफलाइन अपना रिप्रेजेंटेशन देती थी, वो काफ़ी ऑडियंस सुनती थी और वो टिकट खरीदते थे, पैसा मिलता था, इनका अच्छा काम चलता था। जैसे ही कैमरे की टेक्नोलॉजी आई तो ये एक लार्ज स्पेस मिल गया इनको, यानी एक बार में शूटिंग करना है, जगह जगह पे थिएटर के अंदर मूवी इनकी चलने लग रही है। ऑफलाइन के अंदर इनको जगह जगह परफॉर्मेंस करने पड़ रहे हैं बार बार, ये होता था। अब इनको पॉपुलैरिटी मिलने लगी, यानी कि जो ड्रामा के अंदर हीरो था, अच्छा काम करता है उसको हीरो माना जाता था, वो लास्ट तक जीतता है, उसके भलाई के लिए लड़ता है, उसको हीरो माना जाता था। लेकिन आज के मॉडर्न युग में ये टाइटल चेंज हो गया है, खासकर उन इलाकों में जहाँ पे कम एजुकेटेड लोग रहते हैं। यहाँ पे लोग ये सोचने लगते हैं कि हमारे जो फिल्मों के अंदर हीरो दिख रहा है उसी की स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, और ये एक्टर भी हमारा खूब जितना कर सकें, जितना एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, यानी हमको जितना सता सकें, हम इतना पैसा हमसे निचोड़ सकें, इतना कोशिश करते हैं। यानी आप बताइए, मैंने एक चड्डी बनाई, अब इस चड्डी को कोई नहीं खरीद सकता। रूपा अंडरवेयर के ऐड के लिए कुछ नया आइडिया नहीं मिला। अरे तो पुराना ही भेज दो, बच्चे बूढ़े जवान सब रूपा का अंडरवेयर पहनो। अगर सब रूपा का अंडरवेयर पहनेंगे तो रूपा क्या पहनेगी? केले के पत्ते? कुछ नया सोचते तो गेट लॉस्ट। लेकिन मैंने एक माइंड लगाया, कैपिटलिस्ट वर्ल्ड ने क्या किया है, वो माइंड से चलते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। उन्होंने माइंड लिया, चड्डी बना ली, अब कोई खरीदने वाला नहीं है। चड्डी को लेके गए, किसी एक्टर को पहना दो तुम, यानी मैंने कुछ रुपए दे दिए, फिक्स चड्डी पहना दो। उससे कहना है कि साल भर आपको यही चड्डी पहन के लगती है। अशांति की वो स्त्रियों और पुरुषों के लिए अलग अलग नहीं है। मैं अगर इस समस्या के बारे में कुछ कहूं तो अंतरात्मा की संपूर्ण शांति के लिए मन की शांति का होना अति आवश्यक है। मनुष्य के जीवन में इतनी घनीभूत समस्याएं हैं, पीड़ाएं हैं, दुख है, तेरी बहन दी। ओ शिट। मन की शांति से पहले अंदर की शांति जरूरी है। पतंजलि कच्छा क्रांति अंडरवियर, अंदर की संपूर्ण शांति। उसकी सेल इतनी बढ़ जाती है कि लोग उसी को कॉपी करना चाहते हैं, यानी कि जो उसने स्ट्रगल किया है, यहाँ इस फेज तक पहुँचा है, उसको कोई कॉपी नहीं करना चाहता। लेकिन इसकी स्टाइल है ना, जो लेंस है सारे, मतलब एक्टिंग कौन सी इस्तेमाल करता है, अरे अच्छा इसको तो वो वाले हीरो यूज करते हैं, तो इस प्रकार का टैगलाइन बन जाती है अनएजुकेटेड लोगों के अंदर। जिनके पास में एजुकेशन होती है वो तो इस सारे खेल को जानते हैं, वो इस खेल में नहीं फंस पाते। लेकिन हमारे अंदर जो भोजपुरी इलाका है, यानी मेनली इंडिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम ऐसा रहा है कि हमने खींच करके 10-12 तो पास तो करवा दी लोगों को, लेकिन हम उनके माइंड को नहीं खोल पाए। यानी जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो रट के पढ़ने लग रहे हैं, रट के पास हो रहे हैं, एग्जाम दिए जा रहे हैं, अपने माइंड से नहीं सोच रहे यार क्या गेम हो रहा है इंडिया, पूरी वर्ल्ड में क्या खेल खेला जा रहा है, तुमको हर कोई बेवकूफ़ बना दे रहा है। तो आपने इतनी मेंटल एबिलिटी, सोचने की क्षमता इतनी डेवलप नहीं करी कि हम जो किताबों के अंदर वर्ड लिखे हैं उनको सोच सकें, समझ सकें कि इसका क्या कहना चाहती है। किताबें बातें करती हैं लोगों से, लेकिन हम समझते नहीं। तो इसी का फ़ायदा ये भरपूर एक्टर उठाते हैं। इनको काफ़ी सारा पैसा मिलता है, इनके पास में पैसा तो पहले से ही रहता है, क्योंकि ये कोई भी चीज़ बेच देते हैं मार्केट के अंदर, और म्यूजिक इंडस्ट्री इनकी फिल्में भी लगती हैं, वहाँ पे भी पैसा रहता है। अब जो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं उनको पैसे वाले लोगों की और जो पॉपुलर हैं उनकी खासकर ज़रूरत होती है। तो पॉलिटिकल पार्टियाँ इनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं अत्यधिक ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लीडर इनके पास में ऐसे फिल्मों के हीरो आएँ जो इनकी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ें। तो ये आसानी से चुनाव भी जीत जाते हैं, क्योंकि लोगों के अंदर इनकी पॉपुलैरिटी रहती है, क्योंकि काम ही ऐसा है। तो अब इनके अंदर जो चुनाव जीत जाते हैं तो इसी का फ़ायदा होता है। अब हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में जाना चाहेंगे, जिसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भोजपुरी रीजन है उसमें आज भी लोगों के अंदर इतना टैगलाइन क्यों बना हुआ है, इनके लोगों को अनपढ़ गंवार क्यों माना जाता है। When you talk about Bihar, it's like पागलपन, लालू। बिहार सुनते ही इट्स लाइक कि
कुछ नहीं हो सकता है। बिहार बोलने से एक बहुत पिछड़ा हुआ और डेवलपमेंट में कोई डेवलपमेंट नहीं है, ये मुझे नजर है। इससे तो हम पूरी तरह से सहमत नहीं हो सकते कि एक पार्टिकुलर रीजन को, आप एक क्षेत्र को टारगेट करके ऐसा नहीं बोल सकते सारे लोग अनपढ़ कमा रहे हैं, ये तो हमारी बेवकूफ़ी होगी। वहाँ पे एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ लोग इतने पढ़े लिखे होते हैं वो हमारे, आप ये सोचिए कि बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा यूपीएससी के सिलेक्शन होते हैं, वो सिविल सर्वेंट सबसे ज़्यादा इंजीनियर और वहाँ बिहार से ही बनते हैं, इंजीनियर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, सिविल सर्वेंट वहीं से बनते हैं। लेकिन ये फैक्ट भी है कि बिहार के अंदर सबसे गरीबी है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा गरीब, अनपढ़, बेरोजगार लोग भी वहीं रहते हैं। अब आप पूर्वांचल यूपी और बिहार को डिफरेंस नहीं मान सकते, ये बॉर्डर अलग हुआ है बॉर्डर से, लेकिन इनका कल्चर सेम है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कल्चर अलग है, उसकी सभ्यता रहन सहन अलग है। पूर्वांचल, बिहार, झारखंड के कुछ इलाके, मध्य प्रदेश के कुछ इलाके, वेस्ट बंगाल के कुछ इलाके, इसको पूरे को एक तरह से भोजपुरी रीजन माना जाता है। इसमें कुछ नेपाल का भी रीजन इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि बॉर्डर से लैंग्वेज थोड़ी अलग होती है। ये बॉर्डर तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनाए गए, तो इस एरिया को आप ऐसे नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा जो कुछ ऐसी आर्थिक सामाजिक परिस्थितियाँ हैं, जैसे गवर्नमेंट ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन पर ध्यान नहीं दे पा रही है, जिसकी वजह से इन रीजन्स का डेवलपमेंट हो सके। और यहाँ के हिस्टोरिकली कल्चरली ऐसे फैक्ट मौजूद हैं जो लोगों के पास में इतना अच्छा एक तरह से इकोनॉमिक सोर्स नहीं है, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें। इसके कई सारे फैक्टर हैं, हम आगे बात करेंगे कि लोगों के पास में पैसा क्यों नहीं है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने की वजह से लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते, ये मेनली बात है। फिर उनको वर्कर बनना पड़ता है, दूसरे राज्यों में अत्यधिक मात्रा में काम करने के लिए जाना पड़ता है। सबसे ज़्यादा लेबर यही प्रोवाइड करते हैं, यानी ये सबसे कम दामों में काम करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं, क्योंकि काम है ही नहीं। अब जीना है तो कुछ भी करना है, वो अपने जो रोजी रोटी का खर्चा चलता है उससे भी नीचे काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और सबसे बेहतर काम करके देंगे, क्योंकि उनके पास में कोई काम रहता ही नहीं है। इसमें नेताओं का भी ये रोल होता है कि नेता सबसे बड़ा हमसे टैक्स लेकर के हमारे ऊपर पॉलिसी बना करके इम्प्लीमेंट करते हैं। एक नेता अगर चाहे तो पूरे रीजन को बदल सकता है, लेकिन नेता ऐसा करते ही नहीं है। हम नेता ऐसा चुन ही नहीं पाते हैं कि जो इतना सामर्थ्य हो, इतना कैपेबल हो कि अपने आप में हमारे लोगों की समस्याओं को सुने, समझे और उन पर काम कर सके, उन पॉलिसी को बना सके, उनको चारों तरफ ब्रॉड वाइड एंगल में सोच सके कि किस प्रकार से रीजन को टारगेट करके काम करना है। अभी हम यहाँ पे दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू की बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ पे आज भी सामंत फ्यूडल सिस्टम एग्जिस्ट करता है या नहीं। भाई जब तक रहेगा समोसे में आलू, तब तक रहेगा बिहार में लालू। अब पहले इस पॉइंट को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि सामंत व्यवस्था होती क्या है। यानी इंडियन इतिहास के अंदर आप देखेंगे तो गुप्त काल के बाद में सामंत व्यवस्था की शुरुआत हो जाती है। मेनली राजपूत पीरियड को सामंत व्यवस्था कहा जाता है। सामंत व्यवस्था को आप ऐसे समझ सकते हैं, मैं एक नॉर्मल एग्जाम बताऊं। एक जमींदार होता है, उसके पास में 1000 बीघा जमीन है। अब ये जमाना वो जमाना नहीं रहा, अब तो गरीब लोग भी जाग गए हैं। गरीबों के जागने से कुछ नहीं होता मिनिस्टर। अरे मिनिस्टर, पानी चाहे कितना भी उबल जाए उसमें से चिंगारी नहीं निकल सकती। हाँ, जिस तरह किसानों की मर्जी के खिलाफ हम तुम्हें उनकी वोटें दिलवा सकते हैं, उसी तरह उनकी मर्जी के खिलाफ हम उनकी जमीनें भी ले सकते हैं, समझे? तो वो हेरिडिटरी है, उसके बच्चे आएंगे, वो भी उनके पास में भी उस जमीन के राइट से अधिकार थे, फिर उनके बच्चे आएंगे, उनके पास में भी अधिकार थे। अब वो खुद अकेला आदमी उस जमीन को कर नहीं सकता है, तो इसलिए वो दूसरे लोगों को हायर करता है अपने फील्ड में काम करने के लिए। यानी कि और लोग जो उससे दबे हुए लोग हैं, उनके पास में रोजगार नहीं है, वो लोग आएंगे, उनके पास में काम करेंगे उनके खेत के अंदर, उनको वो एक उचित मजदूरी देगा, जिसके बदले उसके खेत में जो भी प्रोडक्शन होगा उसको वो बेच करके मार्केट में मोटा पैसा मुनाफा कमाएगा। लेकिन जो जमींदारी व्यवस्था है, ऐसे कई सारे सेक्टर हैं जिसमें सामंतवाद केवल जमींदार से रिलेटेड नहीं है। हाई मात्रा में टैक्स उगाना, उनसे टैक्स लेना, या आप मान सकते हैं जो गाँव के अंदर साहूकार बनिए रहते हैं, वो हाई टैक्सेस पे, रेट्स पे ब्याज दिया करते थे पुराने ज़मानों में, जिससे लोगों को मजबूरन अपने खेत बेच बाच करके भी उनका अपना पीछा नहीं छोड़ पाते थे, जिसकी वजह से उनकी ब्याज इतनी बढ़ती चली जाती, तो उसको सामंतवाद माना जाता है। इतिहास के अंदर पढ़ेंगे तो उसको डार्क एज कहा जाता है, यानी कि हमारा एक अंधेरा काल, हमें अपने आप पर समझना है इस काल के लिए। तो ये सामंतवाद इन इलाकों में, भोजपुरी क्षेत्र में आप देखने की कोशिश करेंगे तो वो आज भी एग्जिस्ट करता है। कुछ ऐसे इलाके हैं कि जो सामंतवाद से रिलेटेड प्रथाएँ, यानी लड़कियों की जल्दी उम्र में, छोटी उम्र में शादी करवा देना, कम उम्र में, और उनको पढ़ने के इतने अधिकार नहीं देना। मेन डेवलपमेंट की बात करते हैं, विकास की, तो उसके पीछे कई सारे फैक्टर जिम्मेदार रहते हैं।
उसमें सामंतवाद एक फैक्टर है जिसकी वजह से औरतों को इतना सताया जाता है। सती प्रथा मान लीजिए, विधवा बहुविधा पर रोक लगाई जाती है, और ऐसे कई सारे समाज के अंदर रीति रिवाज हमारे अंदर विकसित हो जाते हैं जिसकी वजह से समाज आगे ग्रो नहीं कर पाता, और उसी का फ़ायदा उठाते हैं अंग्रेज़ों जैसे लोग। अंग्रेज़ों ने जब हम पे कब्जा किया तो हमारा देश टुकड़ों में बना हुआ था। सामंतवाद व्यवस्था राजपूत काल का पीरियड वो अपने चरम पे था, यानी लोगों के अंदर गुस्सा था, वो लोग आज़ाद होना चाहते थे। कुछ एक मास्टर के अंतर्गत उसकी गुलामी करने से बेहतर वो आज़ाद होना चाहते थे। इसी का फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया। अंग्रेज भी कहते थे कि हम आपको सभ्य बनाने आए हैं, तो वो इसलिए बोलते थे कि हम आपको सभ्य बनाने आए हैं, लेकिन उनका उद्देश्य दूसरा था। हमारे सबसे सारा पैसा ले गए, लेकिन सभ्य तो सामंतवाद में आज भी इनकलाब। जब हम इन क्षेत्र की बात करते हैं तो सामंतवाद यहाँ पे आज भी एग्जिस्ट करता है, इससे आप मना नहीं कर सकते। कुछ ऐसे लोग हैं उनके पास में अत्यधिक ज़मीन है। इन इलाकों के जब लोगों से आप रीजन के लोगों की बात करेंगे तो कुछ इनके इलाकों में ऐसे हर एक गाँव के अंदर एक लोग हैं जिसके पास में काफ़ी सारा खेत है, उनके पास में पैसा है। ऐसे 10-5 लोग हैं, वो पूरे रीजन में वो सीजनली काम देते हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति दूसरी जगह काम करने जाएगा तो उसको 500 रुपये मिलेंगे, लेकिन उनको मजबूरन 200 रुपये पर काम करना पड़ता है क्योंकि वो काम दे रहे हैं, और प्लस उनको टॉर्चर करते हैं। वो काम के घंटे भी कई अत्यधिक होते हैं क्योंकि उनको मेन बात चाहिए प्रॉफिट। सामंतवाद तो इस चीज़ पे काम करते हैं। तीसरा हमारा क्यूरियोसिटी आती है कि यहाँ पे जो अपर कास्ट है उसके पास में रिसोर्सेज ज़्यादा है, लोअर कास्ट के पास में रिसोर्सेज कम है। ये बात भी कहीं तक ठीक ही है, क्योंकि जो अपर कास्ट के लोग हैं उनके पास में पैसा जैसे ही आज़ाद हुआ तो उनके पास में रिसोर्सेज ज़्यादा थे। इस बात से आप डिनाई नहीं कर सकते। इसके लिए हमारे संविधान के अंदर आरक्षण की व्यवस्था भी करी गई छोटे नीची जातियों के लोगों के लिए, उनको अपलिमेंट, उनके विकास के लिए। ऐसे कई सारी प्रथाएं हमारे समाज के अंदर बुरी कुरीतियां बन चुकी थी, जिनके हमें बाहर निकलने के लिए आरक्षण की काफ़ी अत्यधिक आवश्यकता थी, जिसकी वजह से आरक्षण दिया गया। लेकिन आरक्षण एक विशेष समूह तक, जो आज मुझे लगता है कि वो एक विशेश समूह तक सिमट करके रह गया है। यानी कि अब मेरे गांव के अंदर जो लोअर कास्ट के लोग हैं, मैं लोअर कास्ट का हूँ या कोई भी व्यक्ति मान लीजिए, मैंने एजुकेशन टर्म का मेरे को पता ही नहीं चला, साला ज़िंदगी निकल गई, तो मेरे तक आरक्षण का क्या रोल रह सकता है। लेकिन वही लोग हैं, एक ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करने वाला आदमी है, उसके उसके परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिल गया, जिसकी वजह से पूरा परिवार ग्रो कर गया। उसके बच्चे आएंगे, उनको अच्छी इकोनॉमी, अच्छा अवसर मिली, शिक्षा भी अच्छी मिली, जिसकी वजह से उनको अब आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। वो समाज के अंदर खुद बिना आरक्षण के लड़ सकते हैं, लेकिन आरक्षण उनको फिर मिल गया, उनके लिए फ़ायदा हो गया, उन्होंने सारी सीट वैकेंट कर ली। हम उस बच्चे का जिसके पिताजी को आरक्षण मिलकर के नौकरी मिल गई है और उसकी परिवार की स्थिति अच्छी है, उसको बढ़ा देते हैं, जिसको उसके परिवार में एजुकेशन शब्द का पता ही नहीं है। वो पहली बार में उसको जो आरक्षण मिला है वो लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके सामने वो कंपटीशन नहीं कर पाता है। कैसे कर पाएगा? उसके पास में पहले से रिसोर्सेस है। जो अपर कास्ट के लोग हैं उनके पास में काफ़ी सारा धन है, आज भी इन इलाकों के अंदर देखेंगे, और वो यहाँ पर डोमिनेट करते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों को, जो नीची जात के लोगों की संख्या ज़्यादा है, उनको भड़काया जाता है, उनको धार्मिक कट्टरता के लिए। यानी जब लोगों के अंदर एजुकेशन नहीं होता है तो आप उनको किसी भी धारा में ले जा सकते हैं। यानी जैसे मानिए मेरे को छुट्टियाँ बढ़िया नहीं आती हैं, तो मैं उनके जैसे ABCD नहीं आती हैं, तो उनको मैं लोगों को जिन्होंने कभी ABCD पढ़ी नहीं है तो उनको Z से भी सिखा सकता हूँ, क्योंकि उनको सही लगेगा, Z/X/W ऐसे करके सिखा सकता हूँ, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि A से स्टार्टिंग होती है ये। तो इसी चीज़ का जो अपर कास्ट के लोग हैं इनको भड़काने के लिए कोशिश करते हैं, धार्मिक कट्टरता बनाने के लिए। यानी कि हिंदू धर्म का इस्तेमाल करते हैं। आप हिंदू हो, आपको एकजुट होकर के रहना चाहिए, ये बात भी ठीक है, एकजुट रहना चाहिए, लेकिन एक कम्युनिटी के खिलाफ में भड़का करके उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से ये लोग आज तक परेशान हैं। अब हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि इतनी सारी समस्याओं के बावजूद हमारे पास में इनके लिए कोई उपाय है, हल है, जिसकी वजह से हम इन सारी समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं? आप भी सोचिए। तो हाँ जी हाँ, इस चीज़ का उत्तर है कि इन सारी समस्याओं से आप बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र भोजपुरी रीजन को अनपढ़ गंवार न समझा जाए। इसलिए हमको जो कोई भी नेता आए, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, हीरो हो, कोई भी किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो, हमको पहले अपने कॉमन प्रश्न पूछते हैं। ये नहीं है कि आप मेरे परिवार को 1000 रुपये दे दीजिए, 2000 रुपये दे दीजिए, पौआ दारू का दे दीजिए, मैं आपको वोट दे दूंगा। इस सारी कंपटीशन को छोड़ना पड़ेगा आपको, इस सारी डिमांड को छोड़ना होगा। इस सारी डिमांड को आप जब छोड़ेंगे तो नेताओं से ये पूछिए कि आप एजुकेशन सेक्टर में क्या कदम उठाएंगे हमारे लिए। यानी सबसे बड़ा हथियार है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इस सारे रीजन को कोई अगर ये माना जाए कि अकेला फैक्टर इस सारी रीजन को बाहर निकालने में जिम्मेदारी लेगा तो वो है शिक्षा।
इन लोगों को यही पूछना चाहिए कि हमारी यूनिवर्सिटी जो कॉलेज हैं उनके सेशन इतने डिले होते हैं, यानी आप बीए करेंगे तो नॉर्मली और किसी राज्य से वो 3 साल में हो जाएगी, यहाँ 4-5 साल में तक बीए अटकी रहती हैं, क्योंकि मैनेजमेंट में नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार भरा हुआ है। सारी एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन में जंग लग चुकी है, पूरे में वो घुन गया है, मान लीजिए इतना भ्रष्टाचार होता है इनमें, और इसी का फ़ायदा बाहुबली बन जाते हैं। कोई ट्रबल होता है तो आप देख ही सकते हैं, रिसेंटली न्यूज़ भी इन्हीं इलाकों से आती हैं कि वो बाहुबली, वो गैंग डॉन था, उसको अरेस्ट कर लिया गया, उसको मार दिया गया, वो वसूली कर रहा है, वो इन्हीं इलाकों को रहते हैं, क्योंकि लोगों के पास में सच्चाई नहीं पहुंची है। लोग आंख मूंझ करके वोट देते हैं किसी भी नेता को, लेकिन उनको नेता को ये पूछना चाहिए कि आप हमारे एजुकेशन के लिए, आप ये मानिए एक गाँव के अंदर एक व्यक्ति कोई पढ़ा लिखा हो तो उसको सेलेक्ट कर लीजिए, कोई भी मतलब आपको लगता है कि हमारे लिए सही करेगा, तो वो लीडर से बात करिए कि आप एजुकेशन के अंदर क्या करोगे, आपकी जो सरकार आएगी तो आप बताइए, आप बेटर अपॉर्चुनिटी देंगे हमको, हमारे यहाँ पे कॉलेज स्कूल खुलवाएंगे तो हम आपको वोट देंगे। और सबसे बड़ी दूसरी समस्या, सबसे बड़ा योगदान रहता है किसी भी रीजन को प्रोग्रेस करने में, तो वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इस रीजन के अंदर जब आप रोड, सड़कें, निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएँ देखेंगे तो ये इतनी ख़राब हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि चलते चलते रोड के अंदर कहाँ गड्ढे हैं, इतने गड्ढे हैं, इसमें सड़कों के अंदर आपको कई घंटे लगते हैं। अब यहाँ पे कोई इंडस्ट्री लगाना क्यों चाहेगा, उसको उसकी गाड़ी ख़राब हो गई, इतनी कठिनाइयों का सामना करने पड़ेगा, फिर वो इंडस्ट्री क्यों लगाना पड़ेगा। तो जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर को संभालने का ध्यान नहीं देंगे, सड़कें को वेल मेंटेन, क्लीन अप, अपने समाज के अंदर एक तरह से इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, जब तक यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं आएगी, और इंडस्ट्री नहीं आएगी जब तक लोगों को दूसरे राज्यों में भागना पड़ेगा। यहाँ से भर भर के लेबर फोर्स जाती है दूसरे राज्यों में काम करने के लिए, उनको हैरेस किया जाता है और किया भी जाता है। यानी पैसे वाले लोग इतने घमंडी हो जाते हैं कि वो जिनकी वजह से पैसे वाले बने हैं, लेबर की वजह से, उनको कुछ नहीं समझते। ये बात सही है। तीनों लीडर में से कोई भी नेता हो, रवि किशन हो, चाहे मनोज तिवारी हो, दिनेश लाल यादव हो, अब इनको अगली बार 2024 में ये आपके पास में फिर वोट मांगने आएंगे। इनको ये पूछिए आपने एजुकेशन के लिए क्या काम किया है, इनको ये पूछिए आपने हमारी हेल्थ फैसिलिटी के लिए क्या काम किया है, हमारी स्वास्थ्य में सुविधाएं हो। यानी आप यहाँ के हॉस्पिटल को देखेंगे तो आपको खुद अपने आप में शर्म आएगी कि भारत देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हैं, लेकिन यहाँ की ये सुरक्षा हम आज तक यहाँ तक प्रोवाइड नहीं कर पाए हैं कि लोगों के अंदर एक बार में जब तक आप इन समस्याओं पर खुद ध्यान नहीं देंगे तो कोई भी लीडर आपकी इन समस्याओं पर ध्यान नहीं देगा। यानी कि आप अगर चुनावों के अंदर मेनली यहाँ पे वोटों को खरीदने की कोशिश की जाती है, क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको कुछ रुपए दे करके वोट को खरीद लिया जाता है। पूरे गांव के एक मुखिया को टारगेट किया जाता है, उस मुखिया को पैसे दे दिए जाते हैं और वो मुखिया गांव के हर व्यक्ति, हर वोटर तक उन रुपयों को पहुंचा देता है आसानी से, जिसकी वजह से सारे वोटर्स उसको वोट दे देते हैं। उनको कुछ नहीं पता है कि रोड कितने ख़राब है, एजुकेशन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो उनको पता है कि मेरे को 2000 रुपये मिल गए, हर चुनाव में 3000 वोट दे रहा है तो मैं उसी को वोट दूंगा। तो गांव के अंदर जो कई सारे ऐसे पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनको इन चीज़ों को रोकने के लिए, तुरंत भ्रष्टाचार में रोक लगाने के लिए उनको एक्शन लेना होगा। यानी लोगों को समझाना होगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, इन रुपयों को लेकर के आप अपने भविष्य के अपने पैरों में खुद अपने हाथों से कुल्हाड़ी नहीं मार सकते, क्योंकि आपके पास में जो अपॉर्चुनिटी कलेक्टिविटी नेता होते हैं, ये कैपेबल लीडर हैं। आप किसी भी फिल्म के हीरो को अपनी लाइफ का हीरो नहीं मान सकते। यानी वो पॉपुलर है, उसने काफ़ी स्ट्रगल किया है लाइफ में, ये बात भी सही है, उसने काफ़ी संघर्ष किया है जिसकी वजह से वो इस मुकाम तक पहुँचा है। वो भी गरीब परिवार से ये तीनों बिलोंग करते हैं, इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया है, ये बात ठीक है। लेकिन जब आप एक जिम्मेदारी लेने जा रहे हैं, एक पार्टिकुलर क्षेत्र की, एक विशेष रीजन की, एक क्षेत्र की आप जिम्मेदारी लेने जा रहे हैं, तो उसका विकास भी करिए। अब जनता आपसे जवाब मांगेगी, कोई भी लीडर हो कहीं से भी आता है, उसको ये पूछिए आप हमारे लिए क्या विकास करेंगे, तभी ये रीजन आगे ग्रो कर सकता है। बाकी आप इन सब मेरी वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं और इस रीजन को कैसे डेवलप, और पॉइंट आपके पास में हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जब तक के लिए जय हिंद।